दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है देहरादून स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारी क्लासेस चल रही थी उत्तराखंड को आपको कंप्लीट कराने की, उत्तराखंड का इतिहास, ज्योग्राफी है ना, इकोनॉमिक्स, सब चीज़ को कंप्लीट कराने की। तो पहले पार्ट में हमने आपको ये क्लासेस प्रागैतिहासिक काल से कत्यूरी काल कंप्लीट करा दिया है। अब हम आपके लिए गढ़वाल पारवंश को कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये क्लासेस हमने जो डे 1 है, डे 2 है, जहाँ पे हमने उत्तराखंड का जो प्रागैतिहासिक काल, कत्यूरी काल आपको कंप्लीट करा दिया है। और अब हम यहाँ पर गढ़वाल पारवंश पे आ चुके हैं और जल्द ही यहाँ पर जो अन्य पाठ है इतिहास के, ये भी आपको कंप्लीट करा देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आज की क्लास को शुरू करते हैं। गढ़वाल पारवंश से हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं और आने वाले सभी स्टूडेंट के लिए, यूकेएसएससी, यूकेपीएससी के सभी स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण है। तो काफी अच्छे क्वेश्चन है। उत्तराखंड गढ़वाल का जो पावर वंश है, यहाँ से एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। 100 एमसीक्यूज के माध्यम से हम ये कंप्लीट करेंगे और डिटेल फैक्ट आपको बताते चलेंगे। तो डिस्कस करते हैं आज की अपनी क्लास को। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर आपको पूछा गया है कि गढ़वाल पारवंश का संस्थापक कनकपाल था, इस बात का समर्थक निम्न में से कौन नहीं करता है। ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रख लेना है कि क्या पूछा गया है, नहीं पूछा गया है पूछा गया है। कई बार स्टूडेंट जल्दबाजी में ऐसे ही गलत कर देते हैं। तो पारवंश का संस्थापक कनकपाल था, इस बात का समर्थक निम्न में से कौन नहीं करता है। तो मतलब जो करने वाले हैं वो कौन से हैं, समर्थक कौन कौन करते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपको सही मिलेगा, यानी जो मोला राम है और कैप्टन हार्डिक है, ये दोनों यहां पर कनकपाल को यहां पर आपको ध्यान रखना है कि संस्थापक नहीं मानते हैं। इसके अलावा एक नाम और भी ध्यान रख लेना है, वो है राहुल सांकृत्यायन। ध्यान रखिएगा दोस्तों, राहुल सांकृत्यायन, मोला राम और कैप्टन हार्डिक ऐसे इतिहासकार व्यक्ति हम कह सकते हैं जो अजय पाल को संस्थापक मानते हैं, ना कि कनकपाल को। और बाकी जो सभी है, चाहे सुदर्शन शाह का सभासर ग्रंथ हो गया है, जेम्स विलियम्स हो गया है, एटकिंसन हो गया है, हरिकृष्ण रतूड़ी हो गया है, बैकेट सूची हो गया है और कवि देवराज हो गया है, जो राज्य वंशावली इनकी रचना है, इन सभी में कनकपाल को संस्थापक माना गया है। किस चीज का, यहां पर पंवर वंश का। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, पूछा गया है यहां पर देखिए कि धारसिल शिलालेख का संबंध है। देखिए धारसिल शिलालेख एक जगह है, धारसिल जो रुद्रप्रयाग में आपको मिलती है। यहां पर पंवर वंश का एक हमें क्या मिला है, शिलालेख मिला है ना। तो किस शासक का यह है आपको बताना है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, अनंत पाल सेकंड। दोस्तों आपको ध्यान रख लेना है और यह ध्यान रखिएगा कि यहां पर ये जो कर्म है ना, ये 29वें राजा का कर्म है। देखिए अगर पेपर टफ बनेगा तो आपको कर्म भी पूछा जाएगा या कर्म लगाने के लिए पूछा जाएगा। जैसे कि वीडियो के एग्जाम में हाल ही में पूछा गया था कि निम्न राजाओं का सही कर्म क्या है, सुमेलित कीजिए, है ना। तो इस प्रकार का प्रश्न था, तो आपको कर्म भी हम याद करवाएंगे। अब है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए तीसरा क्वेश्चन पूछा है, कनकपाल के बाद गद्दी में बैठने वाले राजाओं का सही कर्म कौन सा है। कनकपाल के बाद गद्दी में कौन बैठे हैं। देखिए दोस्तों, जितना आपको करा रहे हैं ना वही सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी जो यहाँ पर जो छूट जाते हैं वो हमने यहाँ पर नहीं रखे हैं, जो इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। जो थोड़ा भी इंपॉर्टेंट आपके लिए है वो सभी आपके सामने रखेंगे। तो कनकपाल के बाद गद्दी में बैठने वाले राजाओं का सही कर्म है श्याम, पदु या पांडुपाल भी कहते हैं इसे, और अभिगत पाल। अब देखिए दोस्तों, अगर हम कनकपाल की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा कनकपाल की अगर हम बात करते हैं ना, तो ये पहला यहाँ पर संस्थापक है इस वंश का, है ना। और बोला जाता है विकेट सूची के अनुसार ये 11 साल तक इसने राज किया था और लगभग 51 साल की उम्र में इसकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी, है ना। तो 756 यहाँ पे जो संवत लिखा है 756, वैसे 888, ध्यान रखिएगा 888 ईस्वी के आसपास कनकपाल गद्दी पर बैठा था। ये आपको ध्यान रख लेना है ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। ये आगे के जो 3 है ना, ये आपको ध्यान रख लेने हैं, बाकी सारे याद नहीं करने हैं। कनक, श्याम, पांडु, अभिगत, शुरुआत के 4 याद कीजिए, कनक, श्याम, पांडु और अभिगत। तो ये 4 राजा हैं शुरुआत के। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। देखिए अब है पंवार शासन है। देखिए पंवार प्रशासन में एक है रौंत। अब रौंत का मतलब क्या होता था, तो पंवार शासन में जो प्रशासन है ना, यहां पर रौंत का मतलब क्या हुआ करता था। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, रौंत जो होती थी ना, रौंत कहते थे जो सैनिकों को भूमि दी जाती थी, और जाहिर सी बात है वो भूमि किस लिए दी जाएगी, उनकी वीरता से प्रभावित होकर दी जाएगी। तो ऑप्शन सी यहां पर सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए दोस्तों, राजस्व एकत्र का कार्य निम्न में से कौन करता था, ये आपको बताना है। सरल क्वेश्चन है। देखिए जिन्होंने पहले पढ़ लिया ना, उन्हें अच्छे से याद होगा और वो अच्छे से इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी दे देंगे। लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो अभी अभी जुड़े हैं, क्योंकि हमें सबको लेकर चलना है, तो उनके लिए भी दोस्तों ये प्रश्न है। ध्यान रखिएगा, हर एक फैक्ट आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो पंवार प्रशासन का जो राजस्व एकत्र करने का कार्य होता था, कमीर सैनिकों का होता था। अब यहां पर देखिए, जब हम पंवार कालीन प्रशासन की बात करते हैं ना, तो सबसे प्रमुख जो हुआ करता था वो वजीर मुख्तार था। यह प्रश्न एग्जाम में आ चुका है कि राजा के बाद पंवार प्रशासन में जो सबसे प्रमुख अधिकारी हुआ करता था वो कौन था, तो वजीर या मुख्तार हुआ करता था। अब इसके छोटे छोटे और भी थे विभाग, एक दफ्तरी हुआ करता था, दीवान हुआ करता था, बख्शी हुआ करता था, फौजदार हुआ करता था। तो ये 4 प्रमुख है। अब दफ्तरी का काम होता था, राजस्व विभाग का प्रमुख ये कार्य करता था, और जो दीवान होता था ना, ये आय व्यय का अधिकारी हुआ करता था।
बख्शी की बात करें तो सेना का वेतन अधिकारी हुआ करता था। और जो फौजदार है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ये सेना का प्रमुख हुआ करता था और दंड देने न्याय करने का भी इसके पास अधिकार हुआ करता था, है ना। अब यहां पर देखिए, इसके अलावा कुछ और शब्द है, जैसे गोलदार। पूछा जाता है कि पंवार काल में गोलदार क्या था, हाँ, गोलदार क्या था। तो राजधानी का ये सुरक्षा अधिकारी हुआ करता था। जो ये राजधानी है ना, उसके चारों ओर जो सुरक्षा का जो प्रमुख अधिकारी हुआ करता था वो गोलदार था। चंड कौन हुआ करता था? चंड एक प्रकार का जो तीरू संदेश वाहक हुआ करता था, जो तीव्रता से संदेश को राजा को या राजा के पास ले जाता था, या संदेश भेजता था, है ना। और इसके अलावा थोकदार, जमींदार, कमीण, सयाना या गुठरे, इन सभी का कार्य राजस्व वसूली करने का हुआ करता था। ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि पंवार कालीन में कमीर सयाना का काम क्या था। ये गांव गांव जाकर क्या करते थे? राजस्व एकत्र करते थे। तो ये चीजें दोस्तों आपको ध्यान रख लेना है। और रौंद की बात करते हैं तो सेना में उत्कृष्ट कार्य के लिए भूमि दान दी जाती थी, उसे रौंद कहते थे। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका आंसर आपको देना है कि अजय पाल के बाद गद्दी पर बैठने वाले राजाओं का सही कर्म कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है और इसका सही आंसर आपको देखना है। तो सही आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर, थोड़ा सा सोच लीजिए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो देखिए, इसका सही आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन बी, कल्याण शाह, सुंदरपाल, हंसदेवपाल, विजयपाल। देखिए दोस्तों, आपको केवल लगभग लगभग 15 के आसपास राजा हैं, 15 के आसपास पंवार काल में राजा है जिनका कर्म आपको याद करना है। ठीक है, एक तो सबसे पहले जो आपको बताया था, कनकपाल के बाद के जो 4 राजा हैं, फिर अजयपाल के बाद के कुछ 4 हैं, अभी 4 आपको और बताएंगे। और फिर उसके बाद आपको जो सीधा याद करना है, जब आप यहां पर टिहरी प्रवेश में आ जाते हैं ना, टिहरी राजतंत्र में, वहां पर आपको याद करना है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर देखिए एक चीज देखिए, तो कर्म की बात करते हैं तो कल्याण शाह, सुंदरपाल, हंसदेवपाल, विजयपाल, ये सही कर्म है। ये कर्म है, यानी 36वां राजा आनंदपाल सेकंड था। अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि अजयपाल के पिता कौन थे और अजयपाल के पुत्र कौन थे, तो आप ऐसे भी से कर सकते हो ना कि अजयपाल से पूर्व कौन था? आनंदपाल सेकंड था। और अजयपाल के बाद गद्दी पर कौन बैठा? जो 38वां शासक था। तो वह आपको देखने को मिलेगा, यहां पर कौन दिखेगा? ये कल्याण शाह आपको देखने को मिलेगा, फिर सुंदरपाल, फिर हंसदेवपाल। तो ये दोस्तों कर्म है। अजयपाल से पहले आनंदपाल सेकंड और अजयपाल के बाद कल्याण शाह। ध्यान रखिएगा ना, ये इंपॉर्टेंट है अजयपाल के आसपास के। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं ना दोस्तों, वो यहां से बनते हैं, इस कर्म से बनेंगे। और यही कर्म अभी वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था 2023 में, जो परसों एग्जाम हुआ था 9 जुलाई को, वहां पर पूछा गया था। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, इसका आंसर दीजिए। पहले क्वेश्चन नंबर देखिए 6 है, बेकेट सूची के अनुसार सहजपाल कौन से कर्म के राजा थे? आपको सब फैक्ट याद करने दोस्तों, सब फैक्ट याद करवाऊंगा। वेकेट सूची के अनुसार, जो डिटेल से पढ़ना चाहते हैं स्पेशली उनके लिए है, आपका एक भी फैक्ट बाहर नहीं छूटेगा। विकेट सूची के अनुसार सहजपाल कौन से कर्म के राजा थे? तो देखिए, कौन से कर्म के राजा थे कि अगर हम बात करते हैं ना, तो यह थे 42वें राजा। कौन से थे? 42वें राजा। और यहां पर अगर आप देखोगे, देखिए आपको एक ट्रिक याद कराने की कोशिश करता हूं, इसे याद कीजिएगा कि विजय सहज नहीं मिलती बलवान, श्याम पट पर पृथ्वी दिन रात फतेह करनी होती है। देखिए, कर्म याद हो जाएगा आपको। विजय सहज नहीं मिलती बलवान, ध्यान रखिएगा, विजय सहज नहीं मिलती बलवान, श्याम पट पर पृथ्वी दिन रात फतेह करनी पड़ती है। अब यहां पर देखिए इन राजा का कर्म, ये याद होने चाहिए दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से यह है कि कौन सा राजा कौन से कर्म में था। विजयपाल, देखिए विजय सहज नहीं मिलती बलवान, विजयपाल, सहजपाल, बलभद्र शाह, फिर मान शाह, फिर श्याम शाह, फिर महिपत शाह और फिर पृथ्वीपति शाह। इसके बाद दिन की बात करते हैं ना, तो कुछ विकेट सूची में मेदिनी शाह की बात की जाती है। दिन का मतलब मेदिनी से याद करना है, और फतेह का मतलब फतेहपति शाह से, यानी 48वां मेदिनी शाह और 49वां फतेह शाह। अब जरा फिर से याद कीजिए, विजय सहज नहीं मिलती बलवान, विजय सहज नहीं मिलती बलवान, श्याम पट पर, श्याम पट पर, देखिए श्याम का मतलब हो गया श्याम शाह और पट का मतलब हो गया महिपत शाह, है ना। तो श्याम पट पर पृथ्वी, पृथ्वीपति शाह, दिन रात फतेह करनी पड़ती है, मेदिनी शाह, फतेहपति शाह। ठीक है, तो ये इनका कर्म हो गया है। 41 से आपको आगे बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विकेट सूची के अनुसार 51वां पंवार शासक कौन था? अब देखिए दोस्तों, पंवार शासकों का कर्म आपको याद करना है, कुछ चंद शासक का कर्म भी याद करना है। जब चंद शासन में पहुंचेंगे ना, वहां पर आपको करवाएंगे। तो शुरुआत के ये हैं जो आपको याद करने हैं। विकेट सूची के अनुसार 51वां पंवार शासक कौन था? तो देखिए, विकेट सूची के अनुसार जो 51वां शासक था ना, इसका नाम था दोस्तों प्रदीप शाह। कौन सा था? प्रदीप शाह था। अब जरा यहां पर देखिए,
जैसे कि आपको बताया था कि विजय सहज नहीं मिलती, बलवान श्याम पट पर पृथ्वी दिन रात एक करनी है। तो 41 से आप सीधा कहां तक पहुंच जाओगे, यहां पर 49 तक पहुंच जाओगे, यानी 49 पे आप फतेहपति शाह तक आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 50वां शासक उपेंद्र शाह बैठता है, और उपेंद्र शाह की बात करें दोस्तों तो वेकेट सूची के अनुसार इस राजा का काल केवल 1 साल था, यानी 1 साल से भी कम था, और सबसे कम कार्यकाल इसी शासक का था। सबसे कम शासन शासन काल, ठीक है। तो सबसे कम शासन काल उपेंद्र शाह का था, जो 50वां राजा था, ठीक है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, उपेंद्र शाह विकेट सूची के अनुसार कह रहा हूं, ठीक है, क्योंकि अलग अलग सूचियां हर इतिहासकार ने निकाली है। जो विकेट सूची है जो सर्वमान्य मानी जाती है, तो इस सूची के अनुसार 50वां शासक उपेंद्र शाह था, 51वां प्रदीप शाह था, और प्रदीप ललित जयकृत प्रद्युम्न, उसके बाद सुदर्शन शाह। 55वां शासक कौन है? सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह से भी पूछा जाता है कि सुदर्शन शाह कौन से कर्म के शासक थे, तो ये 55वें शासक में से होंगे, और वैसे टिहरी में पहले हो जाएंगे, है ना। तो क्योंकि टिहरी शासन और ये पूरे उस टाइम पे गढ़वाल का था। तो देखिए, उपेंद्र के बाद प्रदीप ललित जयकृत प्रद्युम्न शाह। तो 7 क्वेश्चन ये हो गया दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, 8वां है, क्वेश्चन नंबर 9 है। दोनों का आंसर आपको समझना है और फिर आंसर देना है कि वह पंवार शासक जिसकी मुद्रा सबसे प्राचीन हमें प्राप्त हुई है। अब देखिए, जब हम पंवार शासक की बात करते हैं ना, तो सबसे प्राचीन मुद्रा जो हमें प्राप्त हुई है, यानी जो हमें क्वाइन प्राप्त हुआ है, सिक्का हमें प्राप्त हुआ है ना, ये हमें लक्षण देव का प्राप्त हुआ है, और इसी को लखन देव भी कहीं कहीं पर कहा गया है। क्या कहा गया है? लखन देव या लक्षण देव कहा गया है। अब इसकी बात करें, इस लक्षण देव की, तो ये 28वां राजा था, ठीक है। बस आपसे यह ध्यान रख लेना है कि सबसे प्राचीन जो मुद्रा क्वाइन सिक्का जो हमें मिला है, ये किस पंवार शासक का था? ये लक्षण देव का था, या लखन देव का था, जो 28वां राजा था। 9वें क्वेश्चन की बात करते हैं। देव प्रयाग से किस पंवार शासक का सर्वप्रथम अभिलेख प्राप्त होता है? देखिए, देव प्रयाग से किस पंवार शासक का सर्वप्रथम अभिलेख हमें प्राप्त होता है? देखिए, अब अभिलेख की बात कर रहे हैं, एक तो मुद्रा हो गई, है ना, जो 28वें राजा लखन देव की थी, और अभिलेख की बात करें तो ये दोस्तों जगतपाल का होता है, ठीक है। लगभग 1455 के आसपास की बात है, उस समय का ये प्राप्त होता है ईस्वी का। और जगतपाल की बात करें तो 34वां राजा था, ठीक है। संवत में लगभग 1513 संवत है, और अगर हम इसे ईस्वी में देखते हैं तो लगभग 1455 के आसपास ये बैठता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ये हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, यहाँ पर देखिए कुछ पुस्तकें हैं, ये सब यहाँ पर जो पुस्तकें है ना, ये द ग्लोरी दैट वाज गुज्जर, है ना। तो इस पुस्तक का इंपोर्टेंस ये केवल बनती है, इस पुस्तक में ये बताया गया है, जो कनकपाल राजा ने, कनकपाल जो संस्थापक मानते हैं हम पंवार वंश का, ये धार नगरी गुजरात क्षेत्र से होकर यहाँ पर आया था, और इसने इस वंश की स्थापना की थी, पंवार वंश की स्थापना की थी, यहाँ पर की थी, मतलब गढ़वाल में स्थापना की थी। इस पुस्तक में बताया गया है द ग्लोरी दैट वाज द गुज्जर, है ना। अब इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो कनकपाल था वो धार नगरी गुजरात से होकर आया था, है ना, परमार शासक था, ये यहाँ आया था और इसने इसकी स्थापना की थी। ये इस पुस्तक में बताया गया है, और इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो है कन्हैया लाल मणिक लाल यहाँ पर अय्यर, ठीक है। कन्हैया लाल मणिक लाल आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए, जो उमाशंकर सतीश है ना, ये बहुत अच्छे इतिहास राइटर हैं। इनकी रचना है द लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ द जौनसारी। द लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ अ जौनसारी जो पुस्तक है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, एग्जाम में आ सकती है। गंगादत्त उप्रेती एग्जाम में आ चुकी है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा चुका है। द हिल डायलेक्ट्स ऑफ द कुमाऊं डिवीजन पुस्तक के लेखक कौन है? गंगादत्त उप्रेती है, यह पुस्तक भी आपको पूछ ली गई है। मदन चंद्र भट्ट, यह भी बहुत पहले एग्जाम में पूछी जा चुकी है, हिमालय का इतिहास इन्होंने लिखा था, मदन चंद्र भट्ट, ध्यान रख लेना है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है। अच्छा, एक प्रश्न आपको देता हूं, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन ये है कि अजय पाल ने राजधानी देवलगढ़ कब स्थानांतरित की थी? देखिए, अब ये देखिए, यहां पर था चौनकोट, ठीक है, चौनकोटगढ़। अब ये था चौनकोटगढ़, और यहां पर है देवलगढ़, ठीक है। तो यहां पर बोला जाता है कि कीर्ति शाह, एक कीर्ति शाह था, जो कौन था? कीर्ति चंद जिसे हम कहते हैं, जो चंद शासक था, उसने यहां पर आक्रमण किया 1493 में, 1493-94 में इसने आक्रमण किया था, 1491-92 के आसपास इसने आक्रमण किया था यहाँ पर, ठीक है। अजय पाल को इसने हराया था, फिर अजय पाल ने अपना बदला लिया और फिर से हराया था। तो उसके बाद अजय पाल ने अपनी राजधानी कहां से? चांदपुरगढ़ से कहां ले गया था? देवलगढ़ ले गया था। तो यह भी प्रश्न आपको पूछा जाएगा कि वह राजा जो अपनी राजधानी कहां ले गया था? देवलगढ़ ले गया था, अजय पाल था। कब ले गया था? तो वह ले गया था दोस्तों, ऑप्शन के अनुसार आपको देखना है। देखिए, कहीं पर 1506 आपको मिलेगा, कहीं पर 1512 आपको मिलेगा, और जो कठोर सर है ना, यशवंत कठोर जी, तो वो कहते हैं कि 1493-94 के आसपास इन्होंने राजधानी देवलगढ़ स्थानांतरित की थी। प्रश्न एग्जाम में बन चुका है, प्रश्न एग्जाम में कुछ इस प्रकार से बन चुका है, वो श्रीनगर से संबंधित था। आयोग ने उस प्रश्न को डिलीट किया था, अभी आपको बताऊंगा। लेकिन आपको ये तीनों चीजें ध्यान रखनी है, ऑप्शन के अनुसार इसे करना है, या तो 1506 में, या तो 1512 में, और
अगर कठोर सर की बात करें तो वह भी अनुमान लगाते हैं कि शायद 1493 या फिर 94 में इन्होंने राजधानी स्थानांतरित की होगी। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं, 13 पे चलते हैं और 14 पे चलते हैं। देखिए अजय पाल कौन से कर्म का शासक था? अब आपने ध्यान से सुना होगा दोस्तों, 36वां शासक, 37वां शासक, 38वां शासक। तो सोचिए जरा अजय पाल कौन से कर्म का शासक था? सोचिए। तो आप देने वाले होंगे ऑप्शन नंबर बी यानी 37वां शासक। फिर से याद कीजिए जरा, अगर आप पीछे भूल गए होंगे थोड़ा सा, यहां पर देखिए जहां पर आपको बताया था 36वां शासक था आनंद पाल सेकंड, 37वां शासक था अजय पाल, और अजय पाल के बाद उसका बेटा कल्याण शाह गद्दी पर बैठता है। तो आनंद पाल सेकंड 36वां, अजय पाल 37वां, कल्याण शाह यहां पर 38वां। तो यहां पर तो हमने ये क्वेश्चन यहां तक कर लिए थे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहां पर देखिए, ये था 37वां शासक था। गोरखनाथ द कनपटा योगी पुस्तक के लेखक कौन है? अब यह पुस्तक इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए इस पुस्तक में जो ये पुस्तक जिसने भी लिखी ना, इनमें से इन चार ऑप्शन में से, वह क्या कहते हैं कि जो अजय पाल है ना, वो क्या है, ये गोरखनाथ पंथ, ध्यान रखना, गोरखनाथ पंथ के एक शासक के प्रवर्तक हैं, यानी एक शाखा के ये प्रमुख थे गोरखनाथ पंथ के। इस पुस्तक में बताया गया है गोरखनाथ दक्कन फटा योगीज। अगर आपको अगर उसकी अजय पाल की अगर एक फोटो दिखाऊंगा ना, तो उसका कान फटा हुआ होता है, यानी जो गोरख पंथ के शाखा के होते हैं ना, वो अपने कान को छेदने के काम करते हैं, फाड़ने की कोशिश करते हैं, है ना। तो यहां पर आपको देखना है कि जो कनफटा योगीज है, ये अजय पाल के लिए भी कहा गया है ना। तो आपको यह बताना है कि इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो डब्ल्यू जॉर्ज ब्रिंक्स, आपको ध्यान रख लेना, ये इसके सही हैं। और गोरख पंथ शाखा से संबंधित पांच शासक अजय पाल थे। अब देखिए दोस्तों, ये है अजय पाल, ठीक है। अजय पाल शासक ये है, और अजय पाल शासक से संबंधित जो प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं वो सुनिएगा कौन कौन से हैं। पहला तो सबसे पहले बनेगा कि इसके पिता अगर हम कहें तो आनंद पाल सेकंड है, और इसका पुत्र कल्याण शाह जो 38वां राजा है। पहला फैक्ट ये हो गया है। दूसरा फैक्ट आपके सामने ये रहेगा कि सिकंदर लोदी या कीर्ति चंद का यह समकालीन था। मतलब अगर आप देखोगे 1490 से लेकर 1519 तक, तो सिकंदर लोदी उस समय गद्दी पर बैठा था यहाँ पर सल्तनत काल में, है ना, दिल्ली शासन में। तो सिकंदर लोदी इसका समकालीन था, और इधर कीर्ति चंद समकालीन था, जिसने आक्रमण भी किया था और युद्ध हुआ करता था इन दोनों के बीच में आपस में। बधानगढ़ का युद्ध इसे कहते हैं, बधानगढ़ का युद्ध 1491 में, ठीक है। अब यहां पर देखिए एक चीज आपने देख लिया है। अब ये देखिए कि कार्यकाल इसका 1490 से 1519 तक माना जाता है, और मृत्यु संवत अगर बात करें तो बेकर सूची में इसकी मृत्यु थोड़ा अलग बताई गई है, तो इस चीज को आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कार्यकाल में आपको याद करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको जो फैक्ट ध्यान रख लेने हैं वही ध्यान रख लेने हैं कि देघाट की संधि या बधानगढ़ का जो युद्ध हुआ था अजय पाल और कीर्ति चंद के बीच में हुआ था, और ये 1491 या 92 के आसपास हुआ था। 1491 या फिर 1492 में, यानी 1491 में पहले युद्ध हुआ था जिसमें अजय पाल हारता है, फिर अगले साल अजय पाल करता है युद्ध, उसमें अजय पाल जीतता है। और यहां पर दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा कि यह प्रश्न आपको यूपीएससी ने पूछा था कि अजय पाल ने अपने राज्य की राजधानी देवलगढ़ से श्रीनगर कब स्थानांतरित की थी। फाइनल आंसर आयोग ने इस प्रश्न को डिलीट किया था, ठीक है। अब डिलीट क्यों किया था, अगर आप ऑप्शन में देखो, पहले तो आयोग ने इसका आंसर ऑप्शन ए माना था, यहाँ पर सॉरी क्या है, ऑप्शन सी माना था 1515 को, लेकिन आपको ध्यान रख लेना है कहीं पर 1517 भी दिया गया है। तो आयोग ने इस प्रश्न को डिलीट कर दिया था, और कभी भविष्य में आए तो इन दोनों तिथियों को ध्यान रख लेना है, 1515 या फिर 1517। बाकी दोस्तों यहां से संबंधित जो हमें जानकारी मिलती है अजय पाल से संबंधित, एक सांवरी ग्रंथ है जो ठाकुर सूरवीर सिंह जी की है, गढ़वाल राज्य वंशावली जो देवराज की है, सभासार ग्रंथ जो 1828 में लिखी गई है, ये कभी सुदर्शन शाह ने लिखी है सूरत कवि के नाम से। द ग्लोरी दैट वाज गुजर, जिस पुस्तक को हमने सबसे पहले आपको बताया था, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी इसके रचयिता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए अजय पाल के संदर्भ में आपको गलत कथन का चयन करना है। अजय पाल है, अब देखिए दोस्तों हम गढ़वाल पावर वंश कर रहे हैं ना, तो गढ़वाल पावर वंश हम शुरू से लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, सीरियल वाइज चलने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब पहले जैसे कनक पाल, फिर अजय पाल, है ना, फिर उसके बाद जैसे कुछ और शासक आते हैं जो महत्वपूर्ण आते हैं, सहज पाल, फिर बलभद्र शाह। तो इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, फिर टिहरी प्रशासन करेंगे, और उसके टिहरी शासन करेंगे, और सारे क्वेश्चन यहाँ से गढ़वाल पावर वंश से टिहरी पावर वंश से कंप्लीट हो जाएगा। अजय पाल के संदर्भ में गलत कथन का देखिए, यहाँ पर राज राजेश्वरी, देखिए यहाँ पर देखना है कि जो अजय पाल है ना, इसने देवलगढ़ के राज राजेश्वरी, ठीक है, राज राजेश्वरी जी, देखो आपने देखा होगा ना, राज राजेश्वरी मंदिर काफी प्रसिद्ध है। तो देवलगढ़ के राज राजेश्वरी मंदिर का निर्माण इसी ने करवाया था।
अजयपाल ने ही धर्म का पाथा, जिसे धूलि का पाथा कहते हैं, आपने देखा होगा कि 2 केजी के बराबर धूलि के पाथा माना जाता है ना, तो धूलि का पाथा का निर्माण का प्रचलन अजयपाल ने करवाया था। चौथानी ब्राह्मण की नियुक्ति और श्रीनगर में कालिका मठ का निर्माण। तो ऑप्शन सी गलत है, क्योंकि इसने चौथानी ब्राह्मण की नियुक्ति नहीं करवाई थी, बल्कि सरोला जो यहाँ पर ब्राह्मण है इसकी नियुक्ति करवाई थी। एक बार जूम करके आपके सामने रखता हूं, याद करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। देखिए, देवलगढ़ है, देवलगढ़ यानी पौड़ी गढ़वाल में जो है राजराजेश्वरी देवी मंदिर का इसने निर्माण करवाया था अजयपाल ने। गोरखपंत सन्यासी था, यानी गोरखपंथ का एक सन्यासी, सतनाथ का आश्रम व गुफा इसी ने बनवाया था, अपने राज्य में शरण दी थी उसने और इसने बनवाया था। विष्णु मंदिर में अजयपाल का चित्र भी है, देखिए पद्मासन में बैठा हुआ अजयपाल का एक चित्र मिलता है देवलगढ़ में ही। तो ये 3 फैक्ट हो गया है। अच्छा, धर्म का पाथा जिसे भंडारू को कहा गया है, उसमें लिखा हुआ गया है, गढ़वाली में लिखा गया है, तो यह भी अजयपाल का है। सरोला ब्राह्मण किसने नियुक्ति करवाई थी? अगर सरोला सभा बोला जाए आपको क्या है, तो 1904 में एक सभा बनाई गई थी तारादत्त गेरोला के द्वारा, टिहरी इसका हेडक्वार्टर था। देखिए, कालिका मठ का इसने निर्माण करवाया था अजयपाल ने 1512, या फिर आपको अभी ऑप्शन में दिया था 1506। 2 तिथि ध्यान रख लेना स्पेशली। इस समय उसने राजप्रासाद का निर्माण कराया था। राजप्रासाद का मतलब एक बड़ा महल का निर्माण करवाया था, ठीक है, यानी राजधानी परिवर्तन का निर्माण उसने करवाया था इसी समय। 1515 या 17 में श्रीनगर राजधानी, जो आपको अभी सबसे पहले बताया था। और यह भी ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न एग्जाम में बन चुका है कि भूकंप कब आया था, भूकंप से कब ध्वस्त हुआ था अकबर, यहाँ पर अजयपाल का यहाँ पर जो भवन था श्रीनगर में जो था, तो 1803 में भूकंप में ध्वस्त हुआ था, और फिर 1894 में जो थोड़ा बहुत भी बचा था ना, वो सब भी बह गया था। तो ये था दोस्तों अजयपाल से संबंधित, आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर हम 16 पे चलेंगे, 17 पे चलते हैं। देखिए, किस मंदिर की निर्माण शैली गुजरात और राजस्थान के सोलंकी मंदिर जैसी है? तो सुनिएगा दोस्तों, अगर हम बात करें ना, तो ये आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर, आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 16 का, तो ये आपको मिलेगा यहाँ पर सी, आदि बद्री आपको सही मिलने वाला है। कहां पे मिलने वाला है? आदि बद्री आपको सही मिलने वाला है, ठीक है। तो आदि बद्री का जो यहाँ पर जो मंदिर है ना, अब देखिए आदि बद्री के मंदिर की जो पहचान की जाती है, इसका निर्माण शैली क्या है, सोलंकी मंदिर के समान है, यानी जो परमार शासकों के गुजरात की जो यहाँ पर निर्माण शैली होती थी ना मंदिरों की, वो शैली आपको आदि बद्री की मिलती है ना। यहीं पर नोठा का मेला लगता है जो प्रसिद्ध है, तो आदि बद्री मंदिर आपको ध्यान रख लेना है। 17वां क्वेश्चन है, देखिए, अकबर ने गंगा के उद्गम स्रोत पता करने के लिए एक दल किस शासक के काल में भेजा था? तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें तो ये सहजपाल के काल में भेजा था। अब जरा यहां पर देखिए, सहजपाल से आपके एग्जाम में क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं वो यहां पर दिखेगा। सबसे पहले तो आपको जैसा बताया था कि 37वां शासक कौन था? अजयपाल था। अजयपाल के बाद 38वां शासक कल्याण शाह बैठता है ना। और कल्याण शाह की बात करते हैं तो उसके बाद सुंदर हंस विजयपाल ये गद्दी पर बैठते हैं। आपको बताया था ना, भी एक ट्रिक बताई थी, विजय सहज नहीं मिलती बलमान, याद होगा, पीछे रिवाइज कीजिएगा, है ना। तो 42वां शासक बनता है सहजपाल। 1548 से लेकर 1575 तक इसका कार्यकाल है, मतलब ये अकबर का समकालीन है, ठीक है। अकबर और हुमायूं का समकालीन है। इसके बीच में जो शेरशाह सूरी था, ये भी इसके काल में था, है ना। तो मेन अकबर का ये समकालीन हुआ करता था। अब यहां पर देखिए, इसका देवप्रयाग से एक शिलालेख मिलता है। रघुनाथ मंदिर में इसने घंटी का उत्कीर्ण करवाया था। ये उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको यह ध्यान रख लेना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कवि भरत के अनुसार सहजपाल के काल में गढ़वाल अपनी चरमतम प्रगति पर था। एक फैक्ट आपके एग्जाम में यही बनेगा, ठीक है। गढ़वाल, यहां पर ध्यान रख लेना है कि कवि जो भरत था ना, तो वो क्या बोलता है कि जो सहजपाल है उसका काल गढ़वाल की चरमतम सीमा पे था, प्रगति की चरमतम सीमा पे था। और इसी के काल में अकबर ने क्या भेजा था, एक उद्गम का पता करने के लिए, जो गंगा के उद्गम का स्रोत पता करने के लिए एक दल भेजा था। तो 2 प्रश्न यहां से बनता है। पहला प्रश्न इंपोर्टेंट ये बनता है, दूसरा प्रश्न इंपोर्टेंट ये बनता है कि उद्गम स्रोत कब भेजा था। तीसरा आपको कर्म से पूछा जा सकता है कि कर्म क्या था, कौन से नंबर का था। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगले क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर यहाँ, और एक फैक्ट दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा, देखिए हरिकृष्ण रतूड़ी की जो बात करते हैं ना, हरिकृष्ण रतूड़ी जी, तो इन्होंने गढ़वाल का इतिहास से एक पुस्तक लिखी है जो 1928 में लिखी है, और एक नरेंद्र हिंदू लो पुस्तक लिखी है जो 1919 में लिखी है। तो दोनों थोड़ा इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, कभी कभी इनके कर्म पूछ लेते हैं अगर एग्जाम टफ बनाना होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 19 है और क्वेश्चन नंबर 20 है। देखिए दोस्तों, अब एक चीज अभी आपको बताया था, शायद आपको ध्यान होगा, ये 1581 है ना, एक था 1481, यहां पर एक युद्ध हुआ था, है ना। उस युद्ध का नाम बताइए। अभी अकबर और कीर्तिचंद के बीच में एक युद्ध बताया था, उस युद्ध का नाम याद कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा, थोड़ी देर पहले बताया था। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। अकबर के खिलाफ विद्रोह करने वाले कटेहर राजाओं का किस पवार शासक ने दिया था? क्वेश्चन नंबर 18 है। तो देखिए दोस्तों, इस राजा का नाम क्या था? इस राजा का नाम था ऑप्शन डी,
बलभद्र शाह इसका नाम था, ठीक है। तो बलभद्र शाह ध्यान रख लेना है। अकबरनामा में यह बताया गया है कि अकबर के खिलाफ विद्रोह करने वाले जो कटियार राजा थे ना, उसका साथ इस बलभद्र शाह ने दिया था। परंपरागत रूप से बलभद्र शाह ने ही शाह की उपाधि धारण की थी, तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। और वाल्टन के अनुसार जो बलभद्र शाह और किसके मध्य एक युद्ध हुआ था क्वेश्चन नंबर 20 में, तो क्वेश्चन नंबर 1581 में एक युद्ध होता है दोस्तों, जिसे ग्वालदम का युद्ध कहते हैं। और ग्वालदम का जो युद्ध होता है ना, ये किसके मध्य होता है? रुद्रचंद के बीच में होता है। रुद्रचंद बलभद्र के सामने। अब देखिए दो चीजें तिथि आती है, वे हमने प्रश्न में आपको वाल्टन के अनुसार पूछा है। अगर यहीं पर हम यहाँ पर शिव प्रसाद डबराल जी पूछ लेते हैं, तब आपका प्रश्न अलग हो जाता है। यहाँ पर देखिए बलभद्र शाह से क्या क्या प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं। देखिए समकालीन शासक किसके था? अकबर का समकालीन शासक था। अच्छा, यहां पर आप देखोगे कि 42 यानी 43वां शासक था। सहजपाल के बाद एक गद्दी पर बैठता है ना। विजय सहज नहीं मिलती बलमान, सहजपाल बलमान बलभद्र फिर मान शाह। तो यहाँ पर 43वां शासक बलभद्र शाह था। देखिए इसकी उपाधि की बात करते हैं, जनश्रुति के अनुसार बहलोल लोदी ने इसे उपाधि दी थी, है ना। और इन दोनों को याद करने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा यहाँ पर थोड़ा अटपटा है, लेकिन ज्यादा मान्यता यह मानी जाती है कि जो बहलोल लोदी था, इसने इसे शाह की उपाधि दी थी। अब देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है ग्वालदम का युद्ध। ग्वालदम के युद्ध की बात करते हैं तो 1591 में शिव प्रसाद डबराल जी मानते हैं और 1581 में वाल्टन मानते हैं। अब यहां से क्या प्रश्न बनेगा कि जब ये युद्ध हुआ था तो बलभद्र शाह की सहायता एक सूखल देव नामक एक कत्यूरी शासक ने की थी। अब जब इस कत्यूरी शासक ने यहाँ पर रुद्रचंद के खिलाफ गया था, यानी इसने जो बलभद्र शाह के साथ गया था और रुद्रचंद के खिलाफ गया था, तो पहली बार तो इन्होंने इसे हरा दिया था। और इसमें जो रुद्रचंद का सेनापति था पुरुषोत्तम पंत, है ना, इसको मार गिराया था। लेकिन बाद में क्या होता है जो यहाँ पर रुद्रचंद है ना, ये भी प्रतापी राजा था, तो ये क्या करता है अपना बदला लेता है बाद में, और इस कत्यूरी जो शासक था शुक्ल देव, इसकी यहाँ पर बाद में हत्या कर देता है। तो बलभद्र शाह की सहायता शुक्ल देव एक कत्यूरी राजा था, इसने की थी और रुद्रचंद को हराया था। अब यहाँ पर देखिए 1581 वाल्टन के अनुसार है, आपको ध्यान रख लेना है। और शिव प्रसाद डबराल जी से दोस्तों अगर आप ध्यान रख सकते हो ना, उत्तराखंड का इतिहास इन्होंने एक पुस्तक लिखी है 12 खंडों में। उत्तराखंड यात्रा दर्शन इन्होंने पुस्तक लिखी है। उत्तराखंड की अभिलेख मुद्रा इनकी रचना है। गुहादित्य इनकी एक रचना है। गोरा बादल इनकी रचना है। और गढ़वाली मेघदूत, देखिए ये इनकी रचना है। कंफ्यूज करने के लिए आपको आ सकता है कि गढ़वाली मेघदूत किसने लिखी है, तो आप सोचोगे यार शिव प्रसाद डबराल जी हैं, वो तो इतिहासकार हैं, गढ़वाली मेघदूत कैसे लिखेंगे? तो यह रचना भी इन्हीं की है। गोरा बादल रचना इन्हीं की है। गुहादित्य और उत्तराखंड के अभिलेख मुद्रा और उत्तराखंड यात्रा दर्शन तो बहुत प्रसिद्ध है। और उत्तराखंड का इतिहास ये तो इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है इसके लिए शिव प्रसाद डबराल जी को। तो ये इनकी रचनाएं थी दोस्तों। और बलभद्र शाह से संबंधित जो प्रश्न एग्जाम में बन सकते थे वो आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है 21वां है और 22वां है, 23वां है। देखिए इतिहासकार कवि भरत किस पवार शासक के दरबार में था? देखिए इतिहासकार कवि भरत किस पवार शासक के दरबार में था? तो देखिए दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ना किस पवार शासक के दरबार में था, तो कवि भरत जो था ये मानसा के दरबार में था। ठीक है, विजय सहज नहीं मिलती बलमान, है ना। तो आप ध्यान रख लेना मानसा के दरबार में ये था। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है। देखिए दापा के शासक है काकवा मोर, इस पर इसने आक्रमण किया था और उससे स्वर्ण कलश छीन लिया था। और वहां से जो स्वर्ण कलश स्वर्ण छीने थे, उस स्वर्ण कलश को गौरी मठ जो मंदिर है ना वहां पर स्थापित कराया था। तो यह शासक कौन था? तो यह शासक भी यहाँ पर मानसा था, आपको ध्यान रख लेना है। और एक प्रश्न जो आपको अभी ऑप्शन में हमने बताया था, शायद पहले आपको थोड़ा सा डिस्कस किया था, लिखकर नहीं बोलकर बताया था कि अजय पाल की एक पद्मासन की मुद्रा हमें प्राप्त होती है, चित्र प्राप्त होता है, वो कहां से होता है? तो देखिए दोस्तों ये हमें देवलगढ़ से प्राप्त होता है। तो मानसा दोस्तों ये था। अब मानसा से संबंधित प्रश्न देखिए, जब हम मानसा की बात कर रहे हैं तो मानसा से आपको ध्यान रख लेना है 44वां शासक है कर्म। दोस्तों आपको याद कराया था शुरुआत में, ध्यान रखिएगा, अभी 5 मिनट पहले कर्म याद करवाया था। कर्म याद होना चाहिए, कर्म से ही प्रश्न बन रहे हैं आजकल। वीडियो एग्जाम में ग्राम विकास अधिकारी का जो एग्जाम हुआ था परसों, यानी बात करें 9 जुलाई को, तो वहां पर आपको यही पूछा था। ठीक है, फिर देखिए 1591 1611 मानसा इसका काल माना जाता है। इसके सेनापति पूछा जा सकता है। मानसा के 2 सेनापति ध्यान रख लेने हैं, एक तो नंदी था, एक खत्तर सिंह था। नंदी था, खत्तर सिंह था। नंदी दोस्तों मर जाता है, यह भी आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, खत्तर सिंह इसका सेनापति मर जाता है, जब से खतरवास त्योहार भी मनाते हैं, अभी आगे थोड़ा डिस्कस करेंगे। देखिए इसका भी शिलालेख मानसा जो यहाँ पर प्राप्त है देवप्रयाग के जो क्षेत्रपाल मंदिर है वहां पर मिलता है, रघुनाथ मंदिर में भी मिलता है, जो यहाँ पर है, कहां पर है, देवप्रयाग में है। कवि भरत इसके काल में था। और कवि भरत से दोस्तों आपको यह ध्यान रख लेना है कि मानसा का दरबारी था,
कभी भरत को जहांगीर ने ज्योतिक राय की उपाधि दी थी। ज्योतिक राय ध्यान रखना है, ज्योतिक राय। तो ज्योतिक राय की जो उपाधि दी थी वो किसने दी थी? वो इसी ने दी थी, ध्यान रखना है। मानवोदय काव्य मूल किस भाषा में था? मूल संस्कृत भाषा में लिखा गया था। आपको कंफ्यूज कर सकता है कि जो मानवोदय काव्य लिखा गया ना, ये किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और किसने लिखा था? कवि भरत ने लिखा था। और इसी में मानसा को भीम के समान शौर्यवान, बलि के समान दानवीर और कर्ण के समान कीर्तिवान इसने बताया है। यानी देखिए, जो जिसके दरबार में रहेगा उसकी तारीफ तो जो उसका दरबारी होता है करता ही करता है ना। तो यहाँ पर जो ये शासक था, ये कवि भरत था, जो जहांगीर के दरबार में भी था, मानसा के दरबार में भी था। तो मानसा की वो करता है, यहाँ पे तारीफ करता है कि दानवीर है, कर्ण के समान दानवीर है ना। अब ये जो मानसा था, इसने क्या किया था कि इसी ने दावा प्रांत पर विजय प्राप्त की थी सबसे पहले। लेकिन अभी हाल ही में जो पहला वीडियो वाला एग्जाम हुआ था, आयोग ने इसका आंसर दोस्तों महिपति शाह माना था, जो कि बहुत सी किताबों के अनुसार गलत है। चाहे यशवंत कठोर सर के अनुसार बात करें, चाहे अजय रावत जी के किताब की बात करें, गलत है ना। चाहे हम कुछ और भी किताबों की बात करें तो गलत है। लेकिन आयोग ने इसका आंसर ऑप्शन ए माना था, महिपति शाह। तो आप ऑप्शन के अनुसार करना। मेरे ख्याल से आने वाले एग्जाम में ऐसा प्रश्न तो पहले बनेगा नहीं, अगर बनेगा भी तो आपको ध्यान रख लेना है, ऑप्शन में दोनों एक ही आएंगे, या तो महिपति शाह आएगा या मानसा आएगा। तो मानसा दोस्तों पहले था, और ये चीज आपको ध्यान रख लेनी है। लक्ष्मीचंद पर इसने साथ, देखिए लक्ष्मीचंद का आक्रमण इसी के काल में हुआ था। ऐसा प्रश्न बनेगा कि लक्ष्मीचंद ने किसके दरबार में आक्रमण किया, किस पंवार शासक के काल में आक्रमण किया था? तो मानसा के काल में इसने आक्रमण किया था। 7 बार इसने आक्रमण किया जो असफल रहा। 8वीं बार इसने आक्रमण किया, थोड़ा आंशिक सफलता इसे मिली थी। और इसमें इसका सेनापति जो गेंडा सिंह था और मानसा का पति जो खड़क सिंह था, इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। खट्टर सिंह मारा जाता है और बोला जाता है कि खट्टड़वा त्योहार की शुरुआत इसी के समय से मनाने की हुई थी। खैर, कुछ विद्वान मानते हैं, ये इतिहासकार मानते हैं कि ये अलग बात है, ये सत्य नहीं है, लेकिन कुछ किताबों में लिखा है, आपके सामने रखा है, ठीक है, कि खट्टड़वा त्योहार खट्टर सिंह के मरने के बाद मनाया जाता है। वैसे गाय से संबंधित त्योहार है और शायद पहले से मनाते रहे होंगे इस चीज को। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है और क्वेश्चन नंबर 25 है। 52 गढ़ों का एकीकरण करने वाला पंवार शासक कौन था? अब देखिए सबसे पहले हम सभी जानते हैं जो अजय पाल था ना, अजय पाल था। तो हमारा गढ़वाल जो था वो अलग अलग छोटे छोटे गढ़ों में विभक्त था, अलग अलग छोटे गढ़ों में। तो 52 गढ़ थे हमारे गढ़वाल में। कितने गढ़ थे? 52 गढ़ थे, जो 52 मुख्य गढ़ थे। वैसे गढ़ों की संख्या बात करें तो आपको लगभग 150 प्लस मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो 52 मुख्य गढ़ थे, जो उस समय थे, अजय पाल ने इन्हें जीता था। तो अजय पाल ने 52 गढ़ों को एकीकरण करने का काम किया। और यहीं से जब गढ़ों को इसने जीता, 1 गढ़, 2 गढ़, 3 गढ़, 4 गढ़, 5 गढ़, 52 गढ़ों को जीत दिया, तब से हमारे इस क्षेत्र का नाम गढ़वाल पड़ गया था। तो गढ़वाल नाम इसी अजय पाल के काल से हमें पड़ा है, यानी रखा गया है। 25वां क्वेश्चन है कि कौन सा गढ़ चमोली में नहीं है? अब देखिए गढ़ आपको पूछा गया, देखिए 52 गढ़ है ना, 52 गढ़ों में से कौन सा गढ़ चमोली में नहीं है? तो देखिए दोस्तों, ये जो आपको मिलेगा ना, उप्पूगढ़ मिलेगा। उप्पूगढ़ आपको टिहरी में मिलेगा। लोहाबगढ़, कंडारागढ़, नागपुरगढ़, उप्पूगढ़। तो उप्पूगढ़ टिहरी में है, बाकी सभी गढ़ कहां पर है? चमोली में है। लोहाब, कंडारा और ये। देखिए दोस्तों, आपके सामने ये 52 गढ़ों की लिस्ट है। मुझे मालूम है आप इसे याद नहीं कर सकते हो, है ना, और पॉसिबल भी नहीं है कि आप सभी को याद कर पाओ, क्योंकि जिन्होंने नेगी जी का गाना सुना होगा वो शायद थोड़ा बहुत कर भी दें, लेकिन आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है। जो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज आपको ध्यान रख लेनी है, ठीक है। जैसे बात करें, जैसे यहाँ पर एक उप्पूगढ़ है, ये फेमस था, ये चीज आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। और बाकी लंगूरगढ़ ये काफी प्रसिद्ध है, क्योंकि इसमें लंगूरगढ़ का युद्ध हुआ था, जो हमारे पौड़ी गढ़वाल में है ना, लंगूरगढ़ का देवता। तो ये हो गया है। चांदपुरगढ़, कंडारगढ़, देवलगढ़, ये शुरुआत के 3 इंपॉर्टेंट है। तो वैसे 52 के 52 है, आपको ध्यान रख लेने हैं थोड़ा बहुत, जो आपके सामने यहाँ पर दिया है। देखिए ये 4 आपको चमोली के याद करने हैं, नागपुर, कंडारा, लोहाब और बधानगढ़। पूछा जाएगा ये कहां पर है, तो चमोली जनपद में है। जौनपुरगढ़, भैरवगढ़, और यहां पर बात करें, ध्यान रखिएगा दोस्तों, उल्खागढ़। ये 3 गढ़ पौड़ी गढ़वाल में है। जौनपुरगढ़, है ना, जौनपुरगढ़, तो चैनपुरगढ़ यहां पर आपको मिलेगा। भैरवगढ़, तो भैरवगढ़ यहां पर मिलेगा। उल्खागढ़, तो पौड़ी गढ़वाल में 3 गढ़ है। और एक चीज बताऊं दोस्तों, है ना, जो मेरे बड़े भाई जी है ना, तो वो क्या है, वो अभी एक प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी में। तो उनका जो सब्जेक्ट है ना वो आर्कियोलॉजी है, और उनका काम यही है, उनका जो सिलेबस का मतलब जो उनका जो PhD की वो था ना सब्जेक्ट था, तो गढ़ों से संबंधित था। तो उनके साथ कुछ गढ़ जाने का सौभाग्य थोड़ा हमें भी मिला। हमें तो कुछ मालूम नहीं था उस समय, आज से 10-15 साल पहले की बात है, 10 साल पहले की। तो थोड़ा बहुत चले जाते थे। तो जो जौनपुर गढ़ है ना, यहाँ पर भी गए हैं, तो बहुत बड़ा गढ़ है। तो क्षेत्रफल के आधार पर ये सबसे बड़ा गढ़ों में से एक है, जौनपुरगढ़, आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। बाकी दोस्तों, उप्पूगढ़, कुलीगढ़, ये टिहरी में आपको मिलेगा। इंडियागढ़ आपको उत्तरकाशी में मिलेगा।
और एक रामीगढ़ है जो हमारी सीमा से बाहर है, यानी ये शिमला में आपको मिलेगा, यानी उत्तराखंड से बाहर है। तो थोड़ा फैक्ट वाला प्रश्न बन सकता है, निम्न में से कौन सा गढ़ उत्तराखंड में नहीं है? तो रामीगढ़ नहीं है। इंडियागढ़ कहां पर है जी? उत्तरकाशी में है। उप्पूगढ़ किस लिए फेमस है? उप्पूगढ़ फेमस इसलिए है क्योंकि इसे कप्पू चौहान का गढ़ कहा जाता था। और कप्पू चौहान दोस्तों ये वही था, है ना, इसकी तो गाथा आपने बार बार सुनी होगी कि अपना सिर कटा दिया था लेकिन अपना मान नहीं जाने दिया था। तो यहां पर ध्यान रख लेना है, अपने आत्मसम्मान के लिए अपना सिर भी कप्पू चौहान ने कटा दिया था। इसलिए महान महान जो हमारे यहाँ पर जो सैनिक हुए ना, सेनापति हुए, उनमें कप्पू चौहान को गिना जाता है। और उनके लिए ये कहा जाता है कि मैं पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुड़ हूं। तो कप्पू चौहान के लिए ही कहा जाता है। उल्का गढ़ इनका था जो टिहरी में आपको मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, ये 52 गढ़ थे। 52 गढ़ में कुछ इंपॉर्टेंट थे जो आपको याद करने थे। तो ये वाला पार्ट तो हमने कर लिया है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, एक चीज बताता हूं मैं आपको कि जैसे हमने इसके 100 क्वेश्चन कराने ना, तो 25 क्वेश्चन तो हमारे हो चुके हैं। आपको 3 पार्ट में गढ़वाल पावर भी कंप्लीट करा देंगे, है ना। और जो हमारी हिंदी स्पेशल है, कल हमने हिंदी स्पेशल में आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन करवाए थे, है ना। जो हमारा पहला वाला पार्ट है, आपने देखा होगा कल की परसों की क्लास में, कल की क्लास में, ये वाला जो हमारे गढ़वाली कुमाऊनी लोकोक्ति महत्वपूर्ण शब्द और बोली क्षेत्र। तो बोली क्षेत्र तो दोस्तों हमने आपको कल करा दिया है ना। ये वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया है। गढ़वाली कुमाऊनी लोकोक्तियां बची है, और गढ़वाली कुमाऊनी लोकोक्ति हमने आपको पहले ही करा दी है, लगभग 50 के आसपास करा दिया, 50 और आपको करवाएंगे, लेकिन 50 पहले आप इसे रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। गढ़वाली कुमाऊनी लोकोक्ति और महत्वपूर्ण शब्द। और एक चीज और भी बता देता हूं, ये सभी को नहीं करनी है। देखिए, बोली क्षेत्र तो सभी को करनी है, जो हमारे यूकेपीएससी हैं, यूकेएसएससी सभी स्टूडेंट को करनी है। लेकिन जो गढ़वाली कुमाऊनी लोकोक्ति है ना, महत्वपूर्ण शब्द भी आप कर सकते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण शब्द यूकेपीएससी पूछ रहा है, तो ये भी आप करोगे। लेकिन जो गढ़वाली कुमाऊनी लोकोक्ति है, वो स्पेशली यूकेएसएससी के स्टूडेंट को करनी है। अगर और स्टूडेंट इस चीज को छोड़ सकते हैं तो छोड़ सकते हैं, लेकिन जो यूकेएसएससी के स्टूडेंट्स हैं, जो आने वाले बीडीओ की तैयारी कर रहे हैं, कनिक सहायक की तैयारी कर रहे हैं, है ना, और बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, उनकी तैयारी कर रहे हैं जो यूकेएससी से रिलेटेड, तो उनके लिए क्लास है गढ़वाली कुमाऊनी लोकोक्ति। तो थोड़ी देर में 10-15 मिनट बाद आपको 10-15 की आधे घंटे बाद आपको एक क्लास और देता हूं, जिसमें आपको गढ़वाली कुमाऊनी लोकोक्ति ये वाली क्लास आपको प्रोवाइड कराता हूं, ठीक है। आपको ये रिवाइज करना है, और इसकी पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम में, मैं अभी टेलीग्राम में नहीं, इसको मैं वहां पे दूंगा, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हमने। और व्हाट्सएप ग्रुप में दोस्तों जुड़ने का हमने आपको एक चीज बताया था कि आपको 7579417916 इस नंबर पर आपको क्या करना है, व्हाट्सअप करना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहां पर केवल वही जुड़ना जो प्रॉपर नोट्स बना सकता है और हमें दिखा सकता है। क्योंकि देखिए, अभी वहां पे लगभग 700 या 750 के आसपास स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, लेकिन उनमें से केवल मुझे 250 के आसपास 252-53 ही है जिन्होंने अपने नोट्स हमें दिखाए हैं। बाकी लगभग 600-650 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने हमें कुछ भी नहीं दिखाया है। एक और वार्निंग मैं अभी दूंगा, मतलब 2 या 3 दिन के लिए और उन्हें चांस दूंगा। अगर वो नोट्स नहीं दिखाते हैं दोस्तों, तो फिर वो ग्रुप से हट जाएंगे। केवल वही रहेंगे जिन 200-250 ने हमें अपने नोट्स प्रॉपर दिखाए हैं, ठीक है। तो कोशिश करना ग्रुप में वही जुड़े जो प्रॉपर नोट्स तैयार करता है, जो रेगुलर पढ़ाई कर सकता है। बाकी दोस्तों, हाँ, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने कुछ जेन्युइन रीजन बताया था कि सर हॉस्पिटल में हूँ, है ना, कुछ आई फ्लू का है, और कुछ ऐसे स्टूडेंट है कि जैसे ट्रांसफार्मर जलना वगैरह, तो कुछ रीजन बताया था किसी स्टूडेंट ने, तो उनके लिए 1-2 हफ्ते का हमने थोड़ा वो दिया है, एक्सटेंशन दिया है। बाकी और जितने भी हैं, अगर 3 दिन और समय देंगे, अगर नहीं दिखाते हैं तो फिर वो भी ग्रुप से हटना शुरू हो जाएंगे। बाकी दोस्तों, अगर आप प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिएगा, और आपको प्रॉपर पीडीएफ मिलती रहेगी, प्रॉपर पीडीएफ। बस ध्यान रखना है कि जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, उसके प्रॉपर नोट्स आपको लिखने हैं, याद करने हैं और हमें बताने हैं। ये इसलिए कि आप रेगुलर रह पाएँ। बाकी तो हमें क्या है दोस्तों, है ना, हमें तो क्या है, हमें आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं, आपको अपने प्रति जागरूक होना है ना, अपना डाटा वो आपको कंप्लीट करना है। तो फिलहाल यहाँ पे इतना ही रहेगा दोस्तों। आपको यह क्लास आपको थोड़ी देर में देता हूँ, आप इसे रिवाइज कीजिएगा, गढ़वाली फाउंडेशन वाला और गढ़वाली लोकोक्ति आपको शायद इन दोनों को कमेंट करके देता हूँ, जिससे कि आप इसे जल्दी कर पाए, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे दोस्तों इतना ही है, मिलेंगे आपको नई वीडियो में। कल हम हिंदी का ये वाला पार्ट शुरू कर देंगे, वर्ण उच्चारण और भाषा वाला। तो ये वाला पार्ट कल से शुरू होगा, ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, पहला वाला। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, नमस्कार।